हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। तो हमने अब तक देखा था कि कैसे कॉलोनाइजेशन ने भारत के एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय किया। हमने देखा कि कैसे भारत के एग्रीकल्चर के डिस्ट्रॉय होने से पीजेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फार्मर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे लैंडलेस लेबर की संख्या बढ़ जाएगी। तो नॉर्मली इकोनॉमी में तीन सेक्टर्स होते हैं। ओके, प्राइमरी सेक्टर हो गया आपका, फिर सेकेंडरी सेक्टर, और फिर आता है टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में नॉर्मली एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, सेकेंडरी में आपकी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ आ जाएंगी सेकेंडरी सेक्टर में, और टर्शियरी में सर्विस सेक्टर आता है आपका। ओके, सर्विस सेक्टर। तो अब एग्रीकल्चर में हमने देख लिया कि कैसे एग्रीकल्चर को अंग्रेज़ों ने डिस्ट्रॉय किया भारत के अंदर। अब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को हम पैरेलली देखेंगे, क्योंकि दोनों ये जो हैं पैरेलली ही चलेंगे इस समय पर। तो अब हम दोनों को देखेंगे। तो कैसे इंडियन इकोनॉमी टूटी, कैसे इंडियन इकोनॉमी को तोड़ा गया, ठीक है, इसके ऊपर रिसर्च की थी आर.पी. दत्त ने। इन्होंने अपनी बुक इंडिया टुडे में इसके बारे में लिखा था। इनकी बुक का नाम था इंडिया टुडे, ठीक है। आर.पी. दत्त का पूरा नाम है रजनी पालमे दत्त। तो इन्होंने अपनी बुक में इंडिया टुडे में बताया है, हाइपोथेसिस दी है इन्होंने, कि किस तरह से इंडिया के इकोनॉमी के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स को डिस्ट्रॉय किया गया, कैसे ये काम हुआ स्टेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन के थ्रू, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे कुछ समय बाद। तो इन्होंने अपनी बुक इंडिया टुडे में लिखा है, या फिर हाइपोथेसिस दी है, कि कैसे स्टेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन के द्वारा भारतीय इकोनॉमी के जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो नॉर्मली क्या है, कॉलोनियलिज्म जो है, कॉलोनियलिज्म एक आइडियोलॉजी है, ओके, एक विचारधारा है, और कॉलोनाइजेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले विचारधारा आती है, सबसे पहले थॉट्स आते हैं, और फिर उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है। तो जब पहले कॉलोनियलिज्म की आइडियोलॉजी आएगी, उसके बाद कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है। तो पहले क्या था, कॉलोनाइजेशन के पहले भारत में जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था भारत का, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था भारत का वो सरप्लस में था। कॉलोनाइजेशन से पहले की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ होता था उस समय पर, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ उस समय पर टुवर्ड्स इंडिया होता था, ठीक है, क्योंकि उस समय भारत के जो एक्सपोर्ट्स थे वो ज़्यादा थे और इम्पोर्ट्स जो थे वो कम थे। तो इस वजह से इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में होता था कॉलोनाइजेशन से पहले। तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा थे और इंपोर्ट्स कम थे। इसका मतलब ये कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ होता था वो भारत की तरफ होता था, ठीक है, भारत में दूसरे देशों से पैसा आता था। तो ये बात है 16th, 17th और 18th सेंचुरी की, ठीक है। 16th सेंचुरी यानी कि 1500s ऑनवर्ड, है ना, 17th सेंचुरी यानी कि 1600 ऑनवर्ड्स, और 18th सेंचुरी यानी कि 1700 ऑनवर्ड्स। इस पूरे समय में भारत का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो सरप्लस में था, ओके। तो हम उस समय पर अलग अलग चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट करते थे, है ना, हम हैंडीक्राफ्ट्स भी एक्सपोर्ट करते थे, ओके। तो टेक्सटाइल्स में अगर हम देखें, जैसे कि हम सिल्क एक्सपोर्ट करते थे, है ना, मुस्लिन एक्सपोर्ट करते थे, मतलब ये सब फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करते थे हम
मैं रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, फिनिश्ड गुड्स हम एक्सपोर्ट करते थे। मुस्लिन यानी कि मलमल, जैसे कि ये ढाका से एक्सपोर्ट होता था मलमल। तो जो टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट्स थे उस समय पर, पूरी दुनिया का जो टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट्स का ट्रेड था उसका ऑलमोस्ट जो है 1/3 ऑफ वर्ल्ड ट्रेड टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर वो भारत से होता था। ठीक है, भारत से एक्सपोर्ट होता था पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड ट्रेड 1/3 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। बाकी एक्सपोर्ट हम देखें तो हम लोग स्पाइसेस भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, है ना, ओपियम भी एक्सपोर्ट करते थे हम। और तो और इस समय पर जो है भारत के कई एरियाज़ में, कई इलाकों में स्टील मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी। ओके, तो कई लोकल इंडिजिनियस आर्ट फॉर्म्स भी होते थे जो स्टील वगैरह के बने होते थे। तो यानी कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग भी हमें देखने को मिलेगी इस समय पर। कई अर्बन सेंटर्स थे जहाँ पर इस अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, है ना, जैसे कि कानपुर हो गया, बनारस हो गया, अहमदाबाद हो गया, ढाका हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया। तो ये थे अलग अलग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। नॉर्मली अर्बन सेंटर्स ही होते थे जहाँ पर इस टाइप के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते थे। ठीक है, ऑफ प्रोडक्शन। तो जो ये सेंटर ऑफ प्रोडक्शन थे, यहाँ से जो प्रोडक्ट्स थे वो इंटरनल ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ होते थे और साथ ही साथ उनको भारत से एक्सपोर्ट भी किया जाता था। तो इंडियन एग्रीकल्चर इस पूरी चीज़ को सपोर्ट करता था, जो ये पूरी साइकिल है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको कॉटन एक्सपोर्ट करना है तो कॉटन उगानी भी तो पड़ेगी, है ना। अगर आपको टेक्सटाइल्स के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने हैं तो इसके लिए कॉटन लगेगी। कॉटन कहाँ पे उगेगी? कॉटन तो खेत में ही उगेगी ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट था। जब एग्रीकल्चर की ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग की भी ग्रोथ होगी। जब मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ होगी तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ेगा। तो इस तरह से भारत के प्रोडक्ट्स के लिए लोकल डिमांड भी थी काफ़ी ज़्यादा और एक्सटर्नल डिमांड भी थी काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी ट्रेडर्स थे उस समय भारत में जो लोकल एरियाज़ में भी अपने प्रोडक्ट्स को या फिर इन मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स को पहुंचाते थे और एक्सपोर्ट भी करते थे। पर्सनली एक्सपोर्ट नहीं करते थे इंडियन ट्रेडर्स, पर्सनली यूरोप नहीं जाते थे नॉर्मली, पर वो एज अ एजेंट वर्क करते थे यूरोपियंस के लिए। ठीक है, तो एज अ एजेंट वो वर्क करते थे यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए। इनिशियल पीरियड में, शुरुआती दौर में क्या होता था, अंग्रेज़ उनको बनियंस बोलते थे, जो वो एजेंट्स होते थे। ये बनियंस और कोई नहीं, बस आज का जो शब्द बनिया शब्द है वो है ये। वो उनसे प्रोनाउंस नहीं होता था, तो इस बनिया प्रोनाउंस नहीं होता था, तो बनियंस कहते थे वो। तो ये जो बनियंस थे ये वर्क करते थे एज एजेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में कि मैच द फॉलोइंग में था ये एक ऑप्शन कि हु वर द बनियंस। ठीक है, तो बनियंस की मदद इसलिए लिया करते थे वो, क्योंकि यूरोपियंस को ऑब्वियसली लैंग्वेज नहीं आती थी भारत की, ना ही वो लोकल प्रोडक्ट्स के अंदर एक्सपर्ट थे। तो इस सब चीज़ों में फिर वो बनियंस की मदद लिया करते थे। तो इस तरह से चीज़ें काफ़ी अच्छी थी भारत में इनिशियल पीरियड में। कॉलोनाइजेशन से पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सरप्लस में था। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट की डिमांड बाहर भी थी और भारत के अंदर भी लोकल मार्केट में थी। तो कहानी कुछ इस तरह की है कि यूरोपियन जब भारत आते थे, ठीक है, सपोज़ कोई अंग्रेज़ है वो भारत में आता था, है ना, सामान खरीदने के लिए, तो वो सेलर के पास जाता था। सेलर को बोलता था देखो भाई मुझे तो कपड़ा चाहिए कॉटन का। ठीक है, तो सेलर उसको बोलता था कि एडवांस में तुम्हें गोल्ड कॉइन्स देने पड़ेंगे। ठीक है, एडवांस में पैसा दो और फिर 1-2 महीने बाद आना, तब तक तुम्हारा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से जो मार्केट थी वो सेलर्स मार्केट थी, यानी कि जो सेलर था वो कंडीशन डिसाइड करता था कि आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कितने में मिलेगा, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, प्रोडक्ट आपको कब तक डिलीवर होगा। तो इस तरह की जो कंडीशंस थी वो सेलर डिसाइड करता था।
तो साथ में सेलर्स गोल्ड भी मांगता था, है ना, एडवांस में। तो जो मनी है, गोल्ड उस समय पर वो यूरोप से या फिर हम कहें इंग्लैंड से भारत में आता था। क्या आता था? गोल्ड। तो यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ अभी कहाँ से हो रहा है? ड्रेन ऑफ वेल्थ अभी यूरोप से भारत की तरफ हो रहा है। तो मनी जो है इस तरह से ट्रेडर की स्टक हो जाती थी, क्योंकि पैसा एडवांस में देना पड़ता था। तो इस तरह से 17th और 18th सेंचुरी में भारत ट्रेड सरप्लस में रहता था। भारत सेलर्स मार्केट था, यानी कि सेलर ही प्राइस डिसाइड करते थे, सेलर ही डिसाइड करते थे कि व्हाट टू सेल और वेटिंग पीरियड कितना होगा, इस तरह की चीज़ें। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ भी इंडिया की तरफ था। तो 17th और 18th सेंचुरी के दौरान यहाँ से ब्रिटिशर जो है फिनिश्ड क्लोथ या फिर अलग अलग टाइप की चीज़ें जैसे कि यूरोप में ले जाते थे। सपोज़ हम फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फिनिश्ड क्लोथ का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये फिनिश्ड प्रोडक्ट इंडिया से यूरोप में जाएगा। तो ये प्रोडक्ट जो ऑलरेडी इतना कॉस्टली है, इतना गोल्ड देने के बाद इनको लेना पड़ा, फिर भी कॉस्टली होने के बावजूद यूरोप के अंदर इस प्रोडक्ट की हाई डिमांड होती थी यूरोपियन सोसाइटी में, क्योंकि लोगों को इंडियन टेक्सटाइल काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। तो इस वजह से हाई डिमांड थी इस चीज़ की। तो इंडियन प्रोडक्ट की अगर हाई डिमांड होगी तो इंग्लैंड का जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो ऑब्वियसली रोएगा, ही विल क्राई, है ना। फिर वो उसने क्या किया, उसने इंग्लैंड के राजा को कंप्लेंट कर दी कि कोई भी मेरा सामान खरीद नहीं रहा है। उसने इंग्लैंड के राजा को कंप्लेंट कर दी। फिर जो है ब्रिटेन की सरकार ने वहाँ पर इंडियन क्लोथ को बैन कर दिया, ठीक है। इट वॉज बैंड। इंग्लैंड में भी बैन हुआ था, फ्रांस में भी बैन हुआ था, यहाँ तक कि इवन पेनल्टी तक लगाई गई थी इंडियन कपड़े पहनने के लिए। तो आप सोच सकते हैं क्या कंडीशन थी उस समय यूरोप में। तो साथ ही साथ एक तो इंग्लैंड के लोकल मैन्युफैक्चरर का लॉस भी हो रहा था क्योंकि उसका सामान नहीं बिक रहा था, और तो और गवर्नमेंट का अपना लॉस भी हो रहा था क्योंकि वहाँ से गोल्ड भारत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था टूवर्ड इंडिया। और उस समय पर लगभग ब्रिटेन में लगभग 25 पाउंड जो है वो पेनल्टी रखी गई थी अगर कोई भी बैन होने के बाद स्मगलिंग करेगा इंडियन टेक्सटाइल्स की, है ना, या इंडियन इनकी कपड़ों की। बल्कि फ्रांस के अंदर तो कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सज़ा तक रखी गई थी अगर कोई व्यक्ति 3 बार से ज़्यादा पकड़ा गया स्मगलिंग करते हुए, है ना, इंडियन टेक्सटाइल की। तो फांसी की सज़ा तक रखी गई थी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कितनी स्ट्रांग थी उस समय पर इंडियन इकोनॉमी और किस तरह से चीज़ें स्मगल की जाती थी, इतनी ज़्यादा डिमांड थी इंडियन प्रोडक्ट की। पर 1750s के बाद, ठीक है, आफ्टर 1750s हम देखेंगे कि सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ठीक है, सिचुएशन धीरे धीरे चेंज होने लगेगी। 1750s के समय तक अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पॉलिटिकल पावर आने लगेगी। तो पॉलिटिकल पावर आने लगेगी 1740s में हम देखेंगे, है ना, वो फ्रेंच को हराने लगेंगे, ठीक है, फिर डच को भी हरा देंगे वो उस पीरियड में, पोर्तुगीज़ को ऑलरेडी ये हटा चुके हैं इस टाइम तक। फिर 1750s में हम देखेंगे कि अब ये इंडियन लोकल पावर्स को भी हराने लगेंगे, है ना, इंडियन लोकल पावर्स को भी हराने लगेंगे। हमने देखा कि कैसे इन्होंने कार्नेटिक को हराया, है ना, फिर इन्होंने कैसे प्लासी किया बंगाल के अंदर, है ना, फिर साथ में हैदराबाद में भी इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बनाया। तो इस तरह से हम ये सब चीज़ें देख चुके हैं। तो फिर बक्सर के बाद फिर कंपनी को दीवानी राइट्स भी मिल जाएंगे, और जब कंपनी को दीवानी राइट्स मिलेंगे यानी कि अब कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू करेगी, और ये रेवेन्यू जो कंपनी कलेक्ट करेगी इसको कंपनी रीडायरेक्ट करेगी। कहाँ को रीडायरेक्ट करेगी? इट विल रीडायरेक्ट इट टूवर्ड्स ट्रेड। जो भी ये व्यापार वगैरह कर रहे थे बंगाल के अंदर, ये रेवेन्यू से आने वाले, लैंड रेवेन्यू से आने वाले पैसे को रीडायरेक्ट करेंगे ट्रेड के अंदर। यानी कि अब इनको इंग्लैंड से सोना भारत में नहीं लाना पड़ेगा, यहीं पर लैंड रेवेन्यू के थ्रू जो ये पैसा कलेक्ट करेंगे ये उसी को ट्रेड के लिए फिर से री इन्वेस्ट कर देंगे। तो जब कंपनी को पॉलिटिकल पावर मिलेगी,
18वीं शताब्दी के बीच में, है ना, अराउंड 1750s। तो फिर उसके बाद इंडिया के अंदर जो कि यहाँ पर सेलर्स मार्केट था वो अब कन्वर्ट हो जाएगा बायर्स मार्केट में। ठीक है, अब तक भारत सेलर्स मार्केट था और अब ये कन्वर्ट हो जाएगा बायर्स मार्केट में। अब कंपनी डिसाइड करेगी कि क्या प्राइस आपको देना है, यानी कंपनी डिसाइड करेगी कि किस प्राइस पे वो प्रोडक्ट लेगी, कंपनी डिसाइड करेगी कि किस प्राइस पर वो प्रोडक्ट लेगी और कब तक प्राइस डिलीवर होना चाहिए, प्रोडक्ट में क्या डिज़ाइन होना चाहिए, ये सब चीज़ें अब कंपनी डिसाइड करेगी। तो अब ये बायर्स मार्केट बन चुका था। तो जैसा कि मैंने बताई स्टोरी, पहले अंग्रेज़ आता था, ठीक है, सेलर्स मार्केट के समय। तो सेलर जो है वो डिसाइड करता था कि हाँ 2 महीने बाद आना और इतना गोल्ड दो तुम, ये सब वगैरह वगैरह। पर अब सेलर डिसाइड नहीं कर सकता था क्योंकि अब कंपनी के पास पॉलिटिकल पावर थी। सेलर्स को या फिर हम कहें मैन्युफैक्चरर्स को मार पिटाई करके भी प्रेशराइज किया जाता था क्योंकि अब पॉलिटिकल पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। ठीक है, तो एक तरफ जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में देखा एग्रीकल्चर के अंदर जो टूटा या जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा वो हैं पीजेंट्स, और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बायर्स मार्केट बनेगी और बायर्स मार्केट में जो पिसेगा वो है आपका मैन्युफैक्चरर। ओके, तो कारीगर ही अब पिसना शुरू होगा जब बंगाल के अंदर बायर्स मार्केट बनेगी। तो अब इंग्लैंड की एक पॉलिसी या फिर हम कहें कंपनी की जो पॉलिसी शुरू होगी वो होगी बाय चीप एंड सेल डियर। भारत के अंदर ये प्रोडक्ट्स को बहुत ही सस्ते दामों में खरीदेंगे और इंग्लैंड में जा कर के बहुत ही महंगे में बेचेंगे, और ये सरकार को भी कहेंगे कि हम आपको प्रॉफिट के अंदर शेयर देंगे, और फिर कंपनी सरकार को डिविडेंड देने की शुरुआत भी करेगी, सरकार को कंपनी डिविडेंड देगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो कि इनिशियली अगेंस्ट थी इस चीज़ के, अब वो फेवर में आ जाएगी क्योंकि अब गवर्नमेंट को भी पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ क्योंकि अब इंग्लैंड से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था वो अब रुक जाएगा। तो भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट्स हैं वो घर घर जाया करते थे, है ना। एजेंट्स, ये वो एजेंट्स हुआ करते थे जो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली डील किया करते थे, और इन एजेंट्स के लिए एक शब्द यूज़ किया जाता था, वो था गुमस्ताज। ठीक है, गुमस्ताज ये भारतीय ही होते थे। गुमस्ताज इन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये घूमने वाले एजेंट थे, है ना। ये घर घर जाके घूमते थे, ये मैन्युफैक्चरिंग विलेजेस में इधर उधर घूमते थे, ये देखते थे कि कौन क्या बना रहा है और किस प्राइस पर बना रहा है, और फिर ये उस प्रोडक्ट को ख़रीदा करते थे कंपनी के लिए। तो कंपनी के जो ये एजेंट्स थे इन्हें गुमस्ताज कहा जाता था। अब मैन्युफैक्चरर्स को कहा जाता था कि अब आपको हमारे अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अब जो है मैन्युफैक्चरर एक तरह से कंपनी का स्लेव ही बन चुका था क्योंकि वो अपनी फ्रीडम खो चुका था, वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं बना सकता था, उसे कंपनी के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता था। तो यानी कि इस मैन्युफैक्चरर की अब जो स्किल्स हैं वो स्किल्स अब यूज़ होंगी कंपनी की एडवांटेज के लिए, वो स्किल्स अब कंपनी की एडवांटेज के लिए यूज़ होंगी। वो अपनी फ्रीडम खो चुका है, वो अपने हिसाब से अब काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से लोकल मैन्युफैक्चरर्स की हालत ख़राब हो गई, वो कंपनी के एक तरह से इनडायरेक्टली हम कहें स्लेव बन चुके थे, वो कंपनी के गुलाम बन चुके थे। वो अपनी डिज़ाइन स्किल्स और क्रिएटिविटी अब धीरे धीरे खो देंगे क्योंकि उन्हें अपने अकॉर्डिंग और अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन और ये सब करने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कुछ समय में ही जो आर्ट मैन्युफैक्चरर्स की जो फर्स्ट जनरेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि कुछ सालों बाद 40-50 सालों बाद जो मैन्युफैक्चरर्स की जनरेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। और ऑब्वियसली अगर मैन्युफैक्चरर्स के साथ
इतना बुरा ये सब हो रहा है, उन्हें पैसे बहुत कम मिल रहे हैं या जो भी है प्रेशराइज किया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि कोई मैन्युफैक्चरर जो है वो अपनी आने वाली जनरेशन को स्किल जो है अपनी वो पास ऑन करेगा, है ना? जी नहीं। कोई भी मैन्युफैक्चरर अब जो है अपनी अगली जनरेशन को अपनी ये स्किल्स पास नहीं करेगा। वो अपनी अगली जनरेशन को कहेगा कि कुछ और काम कर लो, इस मैन्युफैक्चरिंग के काम में तो बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं। तो इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रही थी, है ना? पर फिर भी एक्सप्लॉयटेशन तो बढ़ रही थी, पर फिर भी कुछ ना कुछ फ़िलहाल काम तो मिल ही रहा था। किसी तरह खाना पीना जो है वो निकल रहा था इन मैन्युफैक्चरर्स का। पर 1800 के पीरियड के बाद आफ्टर 1800s क्या होगा कि इंग्लैंड के अंदर आ जाएगी इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर हम कहें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगी इंग्लैंड में। और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पर्टिकुलरली वहाँ पर टेक्सटाइल रेवोल्यूशन आएगी, और फिर वहाँ पर कॉटन की क्रांति होगी, जिसमें वो कॉटन प्रोडक्ट्स बनाएंगे हाई क्वालिटी के और हाई क्वांटिटी में, और वो भी लो प्राइसेस पर। ठीक है, तो यानी कि मशीनों में बनी हुई चीज़ें अब ज़्यादा क्वांटिटी में बनेंगी, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, और तो और उनके प्राइसेस भी लो होंगे। तो फिर अब आपको क्या लगता है, ये सब होने के बाद भारतीय टेक्सटाइल की जो डिमांड है इंग्लैंड के अंदर, या फिर हम कहें यूरोपियन मार्केट में, क्या आपको लगता है कि वो डिमांड बनी रहेगी? तो इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हमेशा जो है सोसाइटी में चेंज लाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से सोसाइटी के अंदर चेंज आता है, चेंज इन द सोसाइटी। और अब इंग्लैंड की सोसाइटी में जो चेंज आएगा, इंग्लैंड के कल्चर में जो चेंज आएगा इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, वो ये था कि अब इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं रहेगी, इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड नहीं रहेगी वहाँ पर। अब तक जो वहाँ पर पुराने ज़माने के लोगों को, जो उनको इंडियन टेक्सटाइल लगा करके रॉयल्टी की फीलिंग आती थी, उन्हें राजा महाराजाओं वाली फीलिंग आती थी कि हमने कितना अच्छा क्वालिटी के कपड़े लगाए हैं, जो एरिस्टोक्रेट्स थे उन लोगों को जो फीलिंग आती थी, वो सब चीज़ें अब ख़त्म होने लगेगी, क्योंकि अब नई जनरेशन के लोग आने लगेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कल्चरल और सोसाइटी में चेंज आने लगेगा। तो नई जो जनरेशन होगी वो कहेगी कि हम अपने देश में बना हुआ बेटर क्वालिटी वाला सामान पहनेंगे, हम क्यों जो है ये महंगा इंडियन जो है टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स लगाएं, और साथ ही साथ हमारे देश में बना हुआ सामान अच्छी क्वालिटी का है और इसके प्राइसेस भी लो हैं। ऑब्वियसली मशीनों में बनी हुई चीज़ों के प्राइसेस कम ही होंगे अगर हम कंपेयर करेंगे हाथों से बनी हुई चीज़ों के साथ, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इकोनॉमी ऑफ स्केल आ जाती है। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ें फिर सस्ते में बनने लगती हैं। तो 1800 के समय के बाद जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स था उनका यूरोप के अंदर का जो मार्केट था वो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे दो चीज़ें होंगी, दो कारण होंगे इस चीज़ के। एक तो ये, जो इंग्लैंड के लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे वो अपने सप्लाई बढ़ाएंगे, और इनकी जो प्रोडक्ट्स होंगे वो होंगे भी अच्छे अल्टरनेटिव होंगे, दे विल बी गुड अल्टरनेटिव्स। और दूसरा जो चीज़ होगी वो ये होगी कि जो इंडियन गुड्स इंग्लैंड के अंदर जा रहे थे उनके ऊपर लगभग 300% की ड्यूटीज़ लगा दी जाएंगी, उनके ऊपर 300% के आसपास कस्टम ड्यूटी लगा दी जाएगी। वो इंडियन प्रोडक्ट्स जो पहले से ही महंगे थे वो और भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। पास्ट में भी ड्यूटी लगाई थी और अब और 300% ड्यूटी लगाई गई। तो इस तरह से वो इंडियन प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी महंगे थे वो और भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। तो अब क्या आपको लगता है कि इतने ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स कोई इंग्लैंड में ख़रीदेगा, जब ऑलरेडी उनके पास सस्ते और अच्छे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल थे?
तो अब इंडियन मैन्युफैक्चरर जो कि एक्सप्लॉइटेशन के अंडर काम कर रहा था भारत के अंदर, उसकी जो डिमांड थी, उसके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड थी फॉरेन कंट्री के अंदर, वो ख़त्म हो जाएगी। अब वो डिमांड नहीं रहेगी। तो फॉरेन मार्केट इस तरह से उसका ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो होगी वो ये होगी, जब चार्टर एक्ट लाया गया आपका अराउंड 1813 का चार्टर एक्ट जब लाया गया, उस समय पर इंग्लैंड से जो भारत को गुड्स आते थे, इंग्लैंड में बने हुए मशीन के गुड्स जो आते थे, उनको फ्री ट्रेड के अंदर डाला गया। इसे कहा जाता है आपका यूनिलैटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी। यानी कि जो इंग्लैंड से भारत के अंदर अब सामान आएगा उसके ऊपर कोई भी ड्यूटीज़ नहीं लगेंगी और वो फ्रीली भारत में आ पाएगा। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मशीन में बने हुए सामान की भारत के अंदर डंपिंग होगी। तो ये जो यूनिलैटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी है, इसके तहत बहुत ही ज़्यादा इंग्लैंड में बने हुए प्रोडक्ट्स भारत के अंदर लाए जाएंगे। बोट्स भी उनकी होती थी, कैप्टन्स भी उनके होते थे, बोट्स में सामान भर दिया जाता था और इंडिया में आकर के डंप कर दिया जाता था। तो इस तरह से जो अब भारतीय मैन्युफैक्चरर्स का लोकल मार्केट था वो भी बदलना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर भी अब इनको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, कंपटीशन अगेंस्ट चीप गुड्स, सस्ते सामानों के अगेंस्ट उनको अब compete करना पड़ेगा। सस्ते सामान थे इंग्लैंड में बने हुए और वो अच्छी क्वालिटी के भी थे और साथ ही साथ सस्ते भी थे। तो उन सामानों को अब इंडिया के मार्केट के अंदर डंप किया जाएगा। तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स ऑब्वियसली ये कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे, वो इस कंपटीशन में हार जाएंगे क्योंकि वो इतने सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये बात अलग है कि हैंडीक्राफ्ट्स की एक अलग वैल्यू होती है, वो रिकग्नाइज़ हम लोगों को आज के समय पर करनी चाहिए अगर हमें हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। तो इस तरह से इंडियन सोसाइटी को भी वो धीरे धीरे बदलने की कोशिश करेंगे बाय एजुकेशन के थ्रू इंडियन सोसाइटी को वो एंग्लिसाइज करेंगे। ठीक है, एजुकेशन के थ्रू इंडियन सोसाइटी को एंग्लिसाइज करेंगे। अब जो नई मिडिल क्लास आएगी उन्हें कहा जाएगा कि तुम्हारा कल्चर बेकार है, अंग्रेज़ी गुड्स और अंग्रेज़ी कल्चर बहुत अच्छा है, तुम्हें ये इंग्लिश गुड्स ही खरीदने चाहिए क्योंकि इसके अंदर क्लास है ऐसा बताया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर स्टैंडर्ड है ऐसा बताया जाएगा। ये चीज़ भारतीय लोगों के जो न्यू मिडिल क्लास उभर के आएगी उन लोगों के दिमाग में ये चीज़ें डाली जाएंगी। तो इस तरह से इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वहाँ की इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल लगता था वो रॉ मटेरियल तो ऑब्वियसली भारत से जाता था और फिर उसके बाद यहाँ से आते थे फिनिश्ड गुड्स और इन फिनिश्ड गुड्स को भारतीय मार्केट के अंदर डंप किया जाता था। इन फिनिश्ड गुड्स को भारतीय मार्केट के अंदर डंप किया जाता था। तो पुराने जो रूलर्स थे उन लोगों के भी, भारतीय जो पुराने रूलर्स थे उन लोगों के भी टेस्ट चेंज हो जाएंगे, उन्हें भी अब अंग्रेज़ी टेस्ट की आदत पड़ जाएगी, वो लोग भी अब रोल्स रॉयस के शौकीन हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि लोगों का टेस्ट चेंज हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर्स जो हैं भारतीय मैन्युफैक्चरर्स वो अपनी पैट्रोनेज खो देंगे और फिर उसके बाद 1905 के बाद जा कर के ओनली आफ्टर 1905 भारत जो है वो स्वदेशी की तरफ जाएगा, जब स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होगी। उससे पहले हम अंग्रेज़ी वस्तुओं के आदी हो गए हैं 1905 से पहले। ठीक है, और क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा होना भी था ही, क्योंकि एजुकेशन में भी हमें यही चीज़ सिखाई जाती थी कि इंग्लिश गुड्स ही अच्छे हैं, हमें अंग्रेज़ों की तरह बनना चाहिए, हमें अंग्रेज़ों को ही मिमिक करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ वो गुड्स चीप भी थे और क्वालिटी में भी अच्छे थे। तो इस पूरे प्रोसेस के तहत भारत के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है वो ख़त्म हो जाएंगे और इस पूरे प्रोसेस को ही कहा जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी।
ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस था ये था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इस तरह से इंडिया जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब था कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, और ये सब पूरी चीज़ें जो है वो बदल दी जाएंगी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इसको अकम्पनी किया गया, साथ ही साथ दो चीज़ें इसको अकम्पनी करेंगी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को। एक तो ये है कि हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिस्ट्रॉइंग हैंडीक्राफ्ट्स। और जो चीज़ होगी वो ये होगी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन भी हमें देखने को मिलेगी। भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवेज बनाए जाएंगे, ठीक है, रेलवे लाइंस बिछाई जाएंगी। रेलवे लाइंस क्यों बिछाई जाएंगी? ताकि इन्हें ज़्यादा मार्केट का एक्सेस मिल सके, मोर मार्केट एक्सेस। और साथ ही साथ इसलिए ताकि ये रॉ मटेरियल्स को आसानी से भारत के इंटीरियर्स एरिया से लेकर के इंग्लैंड तक पहुंचा सकें। रेलवेज जो हैं वो सिंबल थे, देवर सिंबल ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया, ठीक है। रेलवेज वर सिंबल ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया। तो इस तरह से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स जिस एरिया में होते थे, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरर्स करते थे, जहाँ पर वो चीज़ें मैन्युफैक्चर करते थे, वो जो सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, ठीक है, वो जो सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि ढाका हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, कानपुर हो गया, बनारस हो गया, ये सब अर्बन सेंटर्स थे, ठीक है। ये जो सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन थे ये सब अर्बन सेंटर्स थे। अब इन अर्बन सेंटर्स में ऑब्वियसली कारीगरों की डिमांड नहीं रहेगी, मैन्युफैक्चरर्स की डिमांड नहीं रहेगी, इन स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड नहीं रहेगी। तो जब डिमांड नहीं रहेगी तो हमें देखने को मिलेगा डी अर्बनाइजेशन का प्रोसेस, यानी कि ये सेंटर्स अब खाली होने लगेंगे। हमें देखने को मिलेगी रिवर्स माइग्रेशन, और ये रिवर्स माइग्रेशन अब शहर से वापस गांव की तरफ होगी, और इसी को हम कहेंगे रूरलाइजेशन ऑफ इंडिया। इसको हम कहेंगे रूरलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो इवन इन द एंशियंट टाइम में भी अगर हम बात करें, भारत में एंशियंट पीरियड में भी सिर्फ कोई रूरल एरियाज ही नहीं होते थे, बल्कि रूरल और अर्बन सेंटर्स का कॉम्बिनेशन था भारत एंशियंट पीरियड में भी। अगर हम महाजनपदास की बात करें, मथुरा हो गया, उज्जैन हो गया, अवंती हो गया, तो ये सब महाजनपदास जो थे ये अर्बन सेंटर्स ही तो थे। बल्कि हड़प्पा का एग्जांपल ले ले हम, हड़प्पा भी जो है मैक्सिमम वो अर्बन इकोनॉमी ही था। तो अब जब हमने देखा कि गांव वापस चले जाएंगे ये मैन्युफैक्चरर्स, तो अब कोई मैन्युफैक्चरर अगर गांव वापस गया है तो ऑब्वियसली वहाँ पर जाकर ये हैंडीक्राफ्ट्स तो नहीं ही बनाएगा, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स की तो मार्केट ही नहीं बची है। तो फिर क्या करेगा ये? अब इस मैन्युफैक्चरर्स को समझ आ चुका था कि पीजेंट बनने के अलावा मेरे पास और कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, मुझे मजबूरी में जो है मज़दूर ही बनना पड़ेगा। आई हैव नो अल्टरनेटिव अदर देन बीइंग अ पीजेंट। क्योंकि इस व्यक्ति के पास अपनी लैंड भी नहीं थी, ये शहर से आया था, है ना, लैंड इसके पास थी नहीं, तो ऑब्वियसली अब ये पीजेंट बन गया। तो एक तरह से ये बन गया हमारा लैंडलेस लेबर, ठीक है। और कल हमने एक और चीज़ देखी थी, जो इंडिया के फार्मर्स थे वो भी कैसे बन चुके थे लैंडलेस लेबर्स। तो इंडिया के फार्मर्स भी लैंडलेस लेबर बन चुके थे, और अब इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स भी लैंडलेस लेबर बन चुके थे। इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास एम्पेरिकल एविडेंसेस भी देखने को हमें मिलते हैं। अगर हम सेंसस देखें तो सेंसस में 1880 से लेकर के 1920 तक के पीरियड में हमें रूरल पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर रूरलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था, जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो शहर छोड़ करके गाँव की ओर वापस जा रहे थे। गांव में भी ये जो लैंडलेस लेबर हैं इनके पास ऑब्वियसली पैसे तो नहीं थे, तो ये मनी लेंडर्स के थ्रू पैसा उधार लेंगे और ये भी आ जाएंगे डेब्ट ट्रैप के अंदर,
और डेब्ट ट्रैप में आने के बाद फिर ये उनके लिए मुफ्त में भी लेबर का काम करेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भारत के अंदर पीजेंट्स भी नाराज़ हो जाएंगे, एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो शहरों से आए हुए मैन्युफैक्चरर्स है वो भी अब एग्रीकल्चर के अंदर घुसेंगे, तो एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा। हमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगी। अगर आपको पता नहीं है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक खेत में दो लोग काम करने पर नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक खेत में एक आदमी, 1 बीघा के खेत में एक आदमी अगर 100 किलो आलू उगाता है, तो उस खेत में जब 4 लोग मिल के काम कर रहे हैं और तब भी वो खेत जो है 100 किलो आलू ही लगाएगा, तो यानी कि यहाँ पर एक ही किसान की ज़रूरत थी, पर यहाँ पर एक की जगह 4 किसान अब उसी ज़मीन के टुकड़े में काम करेंगे। तो इस तरह से हमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी स्किल्स भी ख़त्म हो जाएंगी, भारत का कल्चरल लॉस भी हो जाएगा, क्योंकि वो लोग अपनी लेगेसी को अगली जनरेशन को पास ऑन नहीं करेंगे। तो ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि कला को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ आपको आजकल कोई हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह कहीं पे मिलते हैं तो आपको ख़रीद लेने चाहिए थोड़ा बहुत कभी, क्योंकि वरना आपको 15-20 सालों बाद खबर सुनने को मिलेगी, कहीं न्यूज़पेपर में आप आर्टिकल पढ़ोगे कि हाँ ये चीज़ होती थी, अब ये चीज़ मिलती ही नहीं है। डिमांड होने ना होने के कारण वो स्किल ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो इस तरह से ये हम सब की सिटीजन्स की ड्यूटी है कि हम चीज़ों को प्रोटेक्ट करें। तो हमने देखा कि कैसे 17th और 18th सेंचुरी के समय पर जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था भारत का वो सरप्लस में था, ठीक है। पर अब बाय मिड ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है, बाय मिड ऑफ 18th सेंचुरी हमें ये देखने को मिलेगा कि इंडिया का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डेफिसिट में चला जाएगा, क्योंकि अब जो है वो एक्सपोर्ट भारत से बहुत ही कम हो रहे थे और इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो रहे थे। अगर कुछ एक्सपोर्ट हो भी रहा था भारत से तो वो था सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स, ओनली एंड ओनली रॉ मटेरियल्स वर बीइंग एक्सपोर्टेड। अब जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ वो इंडिया से इंग्लैंड की ओर हो रहा था, जबकि हमने पहले देखा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ इंग्लैंड से इंडिया की तरफ हो रहा था पास्ट में। इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के इस पूरे प्रोसेस में एक वर्ग जो अंग्रेज़ों की मदद करेगा वो था इंडियन बुर्जुआ क्लास। ये जो वर्ग है ये अंग्रेज़ों की मदद करेगा भारतीय इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने में। ये थी न्यू मिडिल क्लास। ये क्लास जो है ये मदद करेगी बैलेंस ऑफ ट्रेड को फिर से रिवर्स करने में। ये वही क्लास है जो भारत के मार्केट्स के अंदर इंग्लिश गुड्स को बेचेगी। ये कोई बैंकर क्लास है, वो बैंकर क्लास जो बिजनेसमैन की मदद करेगी इंडियन मार्केट्स में इंग्लिश गुड्स को बेचने के लिए। ये वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी हैं जो इन्वॉल्व होंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा ब्रिटिश गुड्स को बेचने में। इसमें आपके ओपियम ट्रेडर्स भी आ जाएंगे, इसमें आपके टेक्सटाइल ट्रेडर्स भी आ जाएंगे, इसमें आपके बनियंस वगैरह भी आ जाएंगे। तो ये सब जो थे ये आते हैं आपके इंडियन बुर्जुआ क्लास में। ये वही क्लास है जो अंग्रेज़ों की मदद करेगी इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने में। ये सब लोग जो हैं ये वर्क करेंगे इंग्लिश फेवर के लिए, अंग्रेज़ों के फेवर के लिए ये लोग काम करेंगे। तो 19वीं शताब्दी के बाद आफ्टर 19th सेंचुरी भारत के अंदर कुछ इंडस्ट्रीज़ भी बनाई जाएंगी, पर ये इंडस्ट्रीज़ भी वही होंगी जो अंग्रेज़ों की मदद करेंगी या जो अंग्रेज़ों के काम आएंगी। सिर्फ वही इंडस्ट्रीज़ कुछ गिनी चुनी बनाई जाएंगी। तो ये जो बुर्जुआ क्लास थी ये कंट्रीब्यूट करेगी ड्रेन ऑफ वेल्थ में, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कैसे
ये क्लास जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी भारत के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में और पूरी स्टोरी में जो हमने अब तक देखी। तो हमने देखा कि पहले किस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है भारत इंग्लैंड से भारत की तरफ होता था। पहले उस समय भारत सेलर्स मार्केट थी, पर अब ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया से इंग्लैंड की तरफ होता है, और क्योंकि अब भारत बन गया था बायर्स मार्केट। तो इस सब चीज़ों के बारे में अंग्रेज़ों को इंडियंस को कब पता चला कि भारत से किस तरह से जो है पैसा बाहर जा रहा है। पता तो इंडियंस को पहले से ही था, क्योंकि आंखों से दिख जाता था कि बंगाल में प्लंडरिंग हो रही है, रॉबर्ट क्लाइव वगैरह पैसा लूट के ले जा रहे हैं, बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड और कॉमर्स से भी पैसा ले जा रही थी। तो ये सब आंखों से दिख जाता था, ठीक है। तो ये सब जो था ये विजिबल था आंखों से, जो भी ये ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था आपका इंडिया से इंग्लैंड को, ये सब आंखों से विजिबल था। बस क्वांटिफाइबल हर चीज़ नहीं थी, पर विजिबल तो था ही। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अंग्रेज़ ये दलीप सिंह से कोहिनूर का हीरा ले गए, या और भी जो इन्होंने प्लंडरिंग की, उसको क्वांटिफाई करना इजी नहीं था, पर दिख तो रही थी वो, ये विजिबल तो थी आंखों से। तो इस चीज़ को कहा गया इट वॉज विजिबल एस्पेक्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो विजिबल एस्पेक्ट जो था ड्रेन ऑफ वेल्थ का, लोगों को पता था कि वो चीज़ हो रही है। पर जैसा कि हमने देखा कि बाय 1850s, ठीक है, नई इंडियन मिडिल क्लास उभर के आ रही है, ठीक है, न्यू इंडियन मिडिल क्लास उभर के आ रही है। तो इस मिडिल क्लास के अंदर जो है वो ये वही इंडियन मिडिल क्लास है जिसने अपना टेस्ट जो है वो इंग्लिश बना दिया था। तो इस क्लास के अंदर कुछ कुछ एनलाइटेंड लोग भी थे, ठीक है। तो इन्हीं एनलाइटेंड लोगों में से एक थे बिजनेसमैन, जो थे दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी जो हैं वो पहले टीचर थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर, और बाद में ये लंदन यूनिवर्सिटी जाएंगे गुजराती पढ़ाने के लिए, ठीक है। इनको ऑफ़र आया था वहाँ पर गुजराती पढ़ाने के लिए लंदन यूनिवर्सिटी में। सोचो कितनी बड़ी बात थी उस समय पर कि एक बंदा इंग्लैंड में लंदन के अंदर जाके गुजराती पढ़ा रहा है। बाकी ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए थे जिसका नाम था बॉम्बे एसोसिएशन, है ना। और साथ में जब ये लंदन गए, फिर उसके बाद इनको रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है भारत से इंग्लैंड की तरफ, ये आंखों से जो दिख रही है वो तो है ही, पर साथ ही साथ एक इनविजिबल कंपोनेंट भी है। तो इन्होंने जो है एक एसोसिएशन बनाई थी दादा भाई नारोजी ने, जिसका नाम था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। इन्होंने वहाँ पे लंदन में ही बनाई थी, ये भारतीयों की एक एसोसिएशन थी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। इन्होंने अपनी फिर मीटिंग वगैरह भी करते थे वहाँ पर लंदन में। बाकी दादा भाई नारोजी ने कुछ रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, है ना। जैसे एक रिसर्च पेपर इन्होंने पब्लिश किया वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। एक रिसर्च पेपर इन्होंने पब्लिश किया द इंग्लिश डेप्थ ऑफ इंडिया, द इंग्लिश डेप्थ ऑफ इंडिया। एक रिसर्च पेपर इन्होंने पब्लिश किया ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। तो ये सब बातें हैं अराउंड आपका 1860s और 1870s के पीरियड के अराउंड की बातें हैं ये। तो इन्होंने हाईलाइट किया अपने रिसर्च पेपर्स में कि कुछ इनविजिबल ड्रेन भी हो रहा है। जो प्लंडरिंग हो रही है भारत से वो तो दिख रही है, पर उसके अलावा भी ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक इनविजिबल कंपोनेंट है। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी देखे थे, है ना, कई सारे। तो इनको कुछ कुछ आइडिया लगना शुरू हो गया था कि इनविजिबल ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। बाकी फिर लोगों को भी उस समय उतना समझ आ नहीं रहा था, अनएजुकेटेड भी बहुत ज़्यादा थे कि भाई क्या बात कर रहे हो, इनविजिबल क्या, है ना। बाकी इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया था दादा भाई नारोजी ने, इसका नाम था वॉइस ऑफ इंडिया। इसमें भी इन्होंने यही बातें हाईलाइट की थी इनविजिबल ड्रेन वगैरह के बारे में। तो भारत आ गए थे बाद में वापस लंदन से, फिर इन्होंने ये न्यूज़पेपर वगैरह स्टार्ट किया था वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी में इन्होंने क्वेश्चंस पूछना भी शुरू किया था सरकार से इनविजिबल ड्रेन ऑफ वेल्थ वगैरह के बारे में।
तो फिर 1886 में दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बनेंगे कांग्रेस के, ठीक है, प्रेसिडेंट बनेंगे कांग्रेस के। इसके बाद भी इनकी थोड़ी लेजिटिमेसी बढ़ गई है ना। फिर 1892 में 1892 में ये एमपी बन जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन ब्रिटेन। तो ये पहले भारतीय मूल के व्यक्ति थे जो इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, सॉरी इंग्लैंड के पार्लियामेंट में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे भारतीय मूल के, तो इससे भी इनकी लेजिटिमेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर साथ ही साथ इन्होंने वहाँ पे इंग्लैंड में 1893 में 1893 में पार्लियामेंट के अंदर एक इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाई थी, इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी इन्होंने 1893 में। तो ये पार्लियामेंट में थे, फिर इनको ऑब्वियसली प्रिविलेज मिली बहुत सारे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने की, जिनका एक्सेस पहले इनके पास नहीं था। तो अब इनको वैसे डॉक्यूमेंट्स देखने का एक्सेस मिल गया था। तो अब और भी बहुत सी चीज़ें पब्लिश होना शुरू हो गई थी इस पीरियड में, है ना। अराउंड जो है अर्ली 1900s में एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर थे, वो एज अ विसल ब्लोअर सामने आएंगे, है ना। उनका नाम था रमेश चंद्र दत्त, इनको शॉर्ट में आरसी दत्त भी बोलते हैं, है ना। तो इन्होंने भी एक बुक लिखी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने बताया कि कैसे जो सेल्फ सस्टेन्ड इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसे ड्रेन हुई, है ना। तो क्योंकि रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे तो इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी ही, तो इन्होंने भी वो सब अपनी बुक में लिखी कि कैसे इंडिया से वेल्थ ड्रेन हो रही थी। इन्होंने भी ड्रेन के बारे में हाईलाइट किया। फिर एक और हमें आदमी देखने को मिलते हैं, इकोनॉमी के प्रोफेसर थे वो, इकोनॉमी के प्रोफेसर थे ये फर्गुसन कॉलेज के अंदर, है ना। फर्गुसन कॉलेज के अंदर इकोनॉमी के प्रोफेसर थे, ये थे एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। साथ ही साथ ये जज भी थे हाई कोर्ट में, ही वॉज कॉल्ड एज जस्टिस एमजी रानाडे, ठीक है। ये तो जस्टिस भी थे, जज भी थे हाई कोर्ट में। तो इन्होंने भी इनविजिबल ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात की, पर मेन इशू इस समय जो था वो क्वांटिफाई करने का था कि ये जो इनविजिबल ड्रेन हो रहा है इसको क्वांटिफाई कैसे करें। फिर बाद में कुछ समय बाद 1902 में हमें देखने को मिलेगा कि दादा भाई नारोजी जो है अपनी एक बुक पब्लिश करेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस बुक के बाद ये काफ़ी हंगामा मचा देंगे, ये कहेंगे कि किस तरह जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है भारत से इंग्लैंड की तरफ हो रहा है ना। ये बताएंगे जो भारत से इंग्लैंड की तरफ ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है वो दो तरीक़ों से हो रहा है। एक तो है विजिबल कंपोनेंट, ठीक है, ये बताएंगे। एक है विजिबल कंपोनेंट। तो विजिबल कंपोनेंट में आपका प्लंडरिंग वगैरह आ गई, है ना, ट्रेड वगैरह आ गई। ये सब किया था इन्होंने कन्क्वेस्ट फेज़ में, जब ब्रिटिश भारत का कन्क्वेस्ट कर ही रहे थे उस समय पर ये प्लंडरिंग करते थे और ट्रेड वगैरह से भी पैसा जाता था इंग्लैंड में। फिर जो इन्होंने बात कही इनविजिबल कंपोनेंट की बात की इन्होंने, तो इन्होंने कहा कि इनविजिबल कंपोनेंट जो है उसकी शुरुआत होगी आफ्टर कंसोलिडेशन। जब ये एक बार कंसोलिडेट कर लेंगे अपने आप को, जब ये पॉलिटिकल पावर हासिल कर लेंगे, फिर उसके बाद ये जो है इनविजिबल कंपोनेंट की शुरुआत हो जाएगी। इन्होंने कहा कि आप लोग पुराने कानून उठा के देख लो, वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कंपनी के ऑफिशियल्स की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, कोड ऑफ डायरेक्टर की, इन सब का खर्चा जो है वो भारत से जाएगा, भारत के लोग जो हैं इन सब का खर्चा देंगे। इतने सालों से होम चार्जेस के नाम पर, होम चार्जेस के रूप में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ये खर्चा भारत से ले रही है। अंग्रेज़ी ऑफिशियल्स के उनकी सैलरी, उनके पेंशन, उनका सब कुछ, इसका खर्चा जो है भारत से लिया जा रहा है। इवन जो वॉर लड़ी जा रही है इनके द्वारा उसका एक्सपेंडिचर भी हम ही लोग दे रहे हैं। तो जब
मराठाओं की मदद से अंग्रेज़ों ने मैसूर को हराया, उसका पैसा भी हमने दिया था। जब ब्रिटिशर्स ने मराठाओं को हराया, उसका पैसा भी हमने दिया था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उस समय पर, अंग्रेज जो थे, वो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन से लोन लेते थे, अपनी अय्याशी के लिए लोन लेते थे, गवर्नर जनरल वगैरह। तो उसका जो इंटरेस्ट था वो भी भारतीयों द्वारा दिया जा रहा था। भारत के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही थी उस समय, कोई इंश्योरेंस की कंपनी या फिर बैंक्स वगैरह खोले जा रहे थे, शिपिंग कंपनीज वगैरह बनाई जा रही थी, तो उन सब का भी जो प्रॉफिट जा रहा था वो भी तो भारतीय लोगों द्वारा ही दिया जा रहा था। तो ये सब चीज़ें जो है वो नारोजी द्वारा बताई गई, दादा भाई नारोजी द्वारा ये सब चीज़ें हाईलाइट की गई। शशि थरूर ने भी अपनी बुक में कहा हुआ है कि अगर हाइपोथेटिकली इंग्लैंड के अंदर 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाने के लिए अगर 1 लाख रुपए लग रहे थे, तो उसी 1 किलोमीटर ट्रैक को भारत के अंदर बनाने के लिए ये लोग 10 लाख रुपए काउंट करते थे, है ना। क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह है वो भी अंग्रेज़ होता था, कंपनी भी अंग्रेज़ होती थी, उसको अंग्रेज इंग्लैंड से बुलाया जाता था। फिर बाद में महंगे रेलवे टिकट्स करके जो बर्डन है वो भारतीयों पर ही डाला जाता था उस समय। बल्कि इन लोगों को कहा जाता था इंग्लैंड में कि भारत में आप लोग इन्वेस्ट करो और आपको अश्योर्ड रिटर्न्स मिलेंगे भारत में इन्वेस्ट करने पर। तो ये सब रिटर्न्स, ये सब जो पैसा है, ये कहाँ से आना था? ये भारतीय लोगों के शोषण से ही तो आना था, है ना। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा था वो भी इसीलिए बनाया जा रहा था ताकि ड्रेन ऑफ वेल्थ बढ़ सके। इनके जो सिविल सर्वेंट्स थे वो उस समय के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड सिविल सर्वेंट्स थे पूरी दुनिया में। जिस समय कॉर्नवालिस ने इनकी तनख्वाह बढ़ाई थी, तो इनके सिविल सर्वेंट्स वन ऑफ द हाईएस्ट पेड सिविल सर्वेंट्स थे पूरी दुनिया में। तो इनका पैसा कहाँ से जा रहा था? ये भी भारत से जा रहा था। यहाँ तक कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऑफिस की जो स्टेशनरी तक होती थी, यानी पेंसिल तक, सोचो पेंसिल जो खरीदते होंगे ये लोग, उसका खर्चा भी भारत के ऊपर डाला जा रहा था। इस पूरे प्रोसेस में जो है वो इंडियन पार्टनर्स भी इन्वॉल्व थे ही ड्रेन ऑफ वेल्थ के प्रोसेस में, जैसा कि हमने बताया, है ना। हमने डिस्कस किया जो इंडियन कुछ ट्रेडर्स वगैरह थे जो जैसे ब्रिटिश गुड्स वगैरह भारत में लाते थे, तो वो कुछ इंडियंस भी इन्वॉल्व थे इस पूरे ड्रेन ऑफ वेल्थ के प्रोसेस में। तो कई सारे ऑथर लिखेंगे इस पूरे प्रोसेस के बारे में, जो ये पूरा ड्रेन हो रहा है। तो इस सब को कहा जाता था इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म, ठीक है, इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म। फिर जो नई टर्म आई इनके लिए, इन लोगों के लिए, इनको कहा गया इकोनॉमिक क्रिटिक। ये जो इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म किया इन लोगों ने, इसके लिए इन लोगों को कहा गया इकोनॉमिक क्रिटिक। इन लोगों ने कहा कि हम ड्रेन ऑफ वेल्थ की निंदा करते हैं, वी क्रिटिसाइज द ड्रेन ऑफ वेल्थ बाय इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया। ओके, तो सिर्फ दादा भाई नारोजी ही नहीं थे, और भी हमें देखने को मिलेंगे, है ना। प्रोफेसर GV जोशी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, MG रानाडे थे, RC दत्त थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, है ना, दिनशा वाचे थे, PC रॉय थे, SN बनर्जी थे। तो इस तरह से हमें अलग अलग मल्टीपल जो हैं इकोनॉमिक क्रिटिक देखने को मिलेंगे। तो इन सब ने कहा कि हमें इसे रोकना पड़ेगा, हमें ड्रेन ऑफ वेल्थ को रोकना पड़ेगा। तो भारतीय लोगों ने इनसे पूछा कि क्या सॉल्यूशन है, हम कैसे रोकें इस ड्रेन ऑफ वेल्थ को। तो फिर दादा भाई नारोजी ने कहा कि हमें पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए है। पॉलिटिकल सॉल्यूशन यानी कि हमें ज़रूरत है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स यानी कि हमें ज़रूरत है चेंज की। चेंज यानी कि हमें ज़रूरत है, जो चेंज हमें जिसकी ज़रूरत है, द चेंज नीडेड इज़ कि क्राउन की जगह, इंस्टेड ऑफ क्राउन, भारतीय लोगों के हाथों में, भारतीय लोगों के हाथों में सत्ता होनी चाहिए, सत्ता होनी चाहिए। तो दिस वॉज द चेंज विच नीडेड टू स्टॉप द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच।